दोस्तों नमस्कार। क्या बिहार किसी नए राजनीतिक खेल की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि बिहार के अंदर से राज्यसभा चुनाव के ठीक पहले कई तरह के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। किसका राज्यसभा का टिकट कटेगा, किसका नहीं कटेगा, किसको मिलेगा? क्या राज्यसभा में 2 बार से ज्यादा नीतीश कुमार किसी को भेजेंगे? क्या पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे? ये सवाल तो अपनी जगह बना हुआ है और इस सवाल का जवाब अगले हफ्ते तक सबको मिल जाने की पूरी उम्मीद है। लेकिन उससे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर बिहार विधानसभा में राजद नेता भाई वीरेंद्र पर बोलते बोलते नीतीश कुमार ने 2002 शब्द का जो जिक्र किया, क्या वो वाकई 202 सीटें जो एनडीए को मिली थी उसकी जगह एक स्लिप ऑफ टंग था? यानी 202 की जगह वो गलती से 2002 बोल गए, या 2002 के सहारे नीतीश कुमार उस सियासत को साध रहे थे जिस सियासत का संकेत नीतीश कुमार अक्सर देते रहे? याद कीजिए 2016-17 का वो दौर जब नीतीश कुमार महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे और पटना में मिथिला पेंटिंग के एक कार्यक्रम में कमल की आकृति में वहां पहुंचकर उन्होंने रंग भरना शुरू कर दिया था। उस वक्त लोगों ने उसके राजनीतिक निहितार्थ को नहीं समझा था, लेकिन 5-6 महीने बीतते बीतते लोगों को समझ में आ गया कि कमल में रंग भरने का मतलब जुलाई 2017 आते आते कमल वाली पार्टी के साथ जाकर गठबंधन कर लेना होता है। तो क्या 2002 का जिक्र एक ऐसे वक्त में नीतीश कुमार ने किया जिस वक्त में राबड़ी देवी का बंगला बहाल होने की भी खबरें आ रही है कि राबड़ी देवी को बंगला खाली नहीं करना होगा? क्या एक ऐसे वक्त में नीतीश कुमार ने यह जिक्र किया जिस वक्त कहा जा रहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की नजर मुख्यमंत्री पद पर है? और 2002 के साल ने इतनी बड़ी खाई नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच खड़ी कर दी थी जिसके बारे में कुछ चर्चा करना ही लगता है कि कितनी भी चर्चा करें बात अधूरी रह जाती। क्योंकि 2002 की सियासत का इंपैक्ट इतना है, गुजरात के उस वक्त के सांप्रदायिक अशांति का इंपैक्ट इतना है कि लुधियाना रैली जो 2009 में एनडीए की हुई थी उसमें नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर फोटो खिंचवाया था और वो फोटो पटना में 2010 में भाजपा कार्यकारिणी में लग क्या गया था, बिहार एनडीए लगभग टूट के कगार पर पहुंच गया था। तो एक तरफ राबड़ी देवी का बंगला खाली किए जाने वाले मामले को ठंडे बस्ते में डालना, दूसरी तरफ 2002 शब्द का इस्तेमाल सदन के अंदर करना, आखिर ये कौन सी राजनीति की तरफ इशारा करता है? चलते हैं सीधे वरिष्ठ पत्रकार आपके सामने ऋषि मिश्रा जी बैठे हुए हैं, बिहार की राजनीति के लाइव वायर कहे जाते हैं। हर खेमे की खबरें जिन चुनिंदा पत्रकारों तक सबसे पहले पहुंचती है उनमें ऋषि मिश्रा जी का नाम आता है। तो सीधा सवाल ऋषि जी से मेरा यही है कि ऋषि जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत, और ये हमारे दर्शकों को आप बताइए कि एक तरफ राबड़ी देवी को उसी बंगले में रहने की इजाजत देना जिसे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग खाली कराना चाहते थे, जो सीएम हाउस के ठीक बगल में है, और दूसरी तरफ विधानसभा के अंदर 2002 शब्द का इस्तेमाल, कौन सा राजनीतिक राजधर्म नीतीश कुमार निभा रहे हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग है अभिषेक जी, संयोग है या प्रयोग है? विधानसभा में कल 2002 का उपयोग करना, नीतीश कुमार के द्वारा कहना, और इधर आदरणीय भाभी यानी नीतीश कुमार की जो भाभी हैं राबड़ी देवी के लिए बंगला, फिर से बंगला आवंटित करना, नहीं वो जो बंगला में है वो कंटिन्यू उसमें रहेंगी। तो क्या ये संयोग है या प्रयोग है? ये मैं जनता पे छोड़ता हूँ, राजनीतिक समीक्षकों पे छोड़ता हूँ। और 2002 में क्या हुआ था ये कहने की जरूरत नहीं है। गुजरात दंगे के बाद नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच जो केमिस्ट्री था कितना बिगड़ गया था कि एनडीए का शासनकाल होते हुए भी, एनडीए सत्तासीन होते हुए बिहार में नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार इंटर करने नहीं करने देते थे। और ये उनका एक प्रमुख शर्त होता था कि बिहार में विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो या किसी प्रकार का चुनाव हो, नरेंद्र मोदी प्रचार करने बिहार नहीं आएंगे। और बाद में 2010 में क्या हुआ था कहने की जरूरत नहीं है। तो विधानसभा के पटल पे नीतीश कुमार के द्वारा 2002 का चर्चा करना, हालांकि बहुत से लोग कहते हैं, आपने भी कहा अपने इंटरव्यू में कि वह शायद एनडीए का जो टोटल टैली है
202 जो विगत विधानसभा चुनाव में जनता ने मैंडेट दिया उसकी चर्चा कर रहे थे। लेकिन क्या कोइंसिडेंस है, एक तरफ राबड़ी देवी को बंगला जो एक तरह से छीना जा रहा था, खाली करने का आदेश था, उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। दूसरी तरफ गुजरात दंगे यानी 2002 का चर्चा वही बिहार विधानसभा चुनाव में, तब जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं, बगल में पगड़ी वाले भैया भी बैठे हैं, विजय सिन्हा जी भी बैठे हैं जो यूपी मॉडल की बात करते हैं, योगी मॉडल की बात करते हैं। आपने परसों तरसों बयान सुना ही होगा विजय सिन्हा का। तो तमाम चीजें हैं, इसको समझने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं एनडीए में जो सब कुछ सामान्य दिख रहा है वो सामान्य नहीं है, चाहे वो शासन प्रशासन का बागडोर हो, शासन कैसे चले। ट्रांसफर पोस्टिंग में भी आपने देखा कि किस प्रकार से खिंचातानी हो रहा था। तो तमाम चीजें हैं जिसे देखने की जरूरत है। जी जी, ये मामला वहां से शुरू हुआ है 2002 वाला। कल तो नीतीश कुमार भाई वीरेंद्र पर गुस्सा हो रहे थे और धीरे से अपनी बात कह रहे थे। और नीतीश कुमार की अदा है कि चाहे गुस्से में बोले या खुश होकर बोले, संकेत दे देते हैं। एक बार तेजस्वी यादव ने उनके लिए पलटू जैसे शब्द का इस्तेमाल विधानसभा में किया तो नीतीश कुमार, उस समय वो विपक्ष के नेता थे तेजस्वी यादव, तब नीतीश कुमार 43 पर आ चुके थे। उन्होंने हंसते हुए तेजस्वी यादव को कहा कि बैठो चुपचाप, इस सब बात कहने का हक तुम्हारे पिताजी को है, तुम चुपचाप, तुम इस सब बात मत बोला करो। ये नीतीश कुमार ने कहा था, आपने देखा होगा। गुस्से में यह भी कहा था कि अध्यक्ष महोदय भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए इसकी अनाप शनाप बातों को सुनते रहते हैं। एक बार जब महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे तो कमल वाली बात तो मैंने इंटरव्यू में बताई, और फिर दोबारा जब महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे और मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी और वहां पर भाजपा नेताओं को संबोधित की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, अरे आपसे हमारा दोस्तियां कभी खत्म थोड़े हो जाएगा। और वाकई राजनीतिक दोस्ती में बदल गई थी वो दोस्ती। अब फिर नीतीश कुमार 2002 का जिक्र भी कर रहे हैं, बंगला कंटिन्यूएशन भी हो रहा है राबड़ी देवी का। राजनीति मतलब नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है जो बात कुछ लोग कहते हैं। क्या वाकई नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी अब भी नीतीश कुमार को नहीं समझ पाई? बिल्कुल, कई संकेत हैं, मैं आगे भी बताऊंगा। देखिए राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है, टाइमिंग का खेल है, और खासकर हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे अनप्रेडिक्टेबल नेता कोई है तो नीतीश कुमार है। कब क्या डिसीजन ले लेंगे, कब क्या निर्णय ले लेंगे, कहा नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार के लिए ये कहा जाता है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ का जानकारी नहीं होती है, बाएं हाथ का डेवलपमेंट दाएं हाथ की को जानकारी नहीं होती है। नीतीश कुमार को के बारे में कहा जाता है कि उनके बेटे भी नहीं जानते होंगे कि 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद नीतीश कुमार क्या डिसीजन लेंगे। तो ये राजनीति में ये उनका एक मतलब एक तरह से समझ जाइए खूबी है, जिसको मतलब आपने बिल्कुल सही कहा, नीतीश कुमार को समझना इतना आसान नहीं है। आप समझ जाइए, आप मैं बार बार कहता हूं, जब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार साथ में खड़े होते हैं तो देखिएगा नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है वो बहुत बड़ा है। मैं मानता हूं, ठीक है, आज की राजनीति में एक साधारण मुखिया बनने में पसीने आ जाते हैं लोगों को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जब साथ में होते हैं, अभी अभी के दिनों का यदि आप छोड़ दें तो नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को एक सम्मान की दृष्टि से, एक होता है ना बड़ा नेता का जो कोई सम्मान, मतलब दिल से जो सम्मान देते हैं कि जैसे ज्योति बसु को कोई भी प्रधानमंत्री, उनके जब वो मुख्यमंत्री थे, ज्योति बसु के सामने उनको लगता था कि उनसे बड़े कद का कोई व्यक्ति है। और आप यदि पूरे राजनीति परिदृश्य को देखिए तो ये बात तो बिल्कुल सही है, नीतीश कुमार काफी सीनियर है नरेंद्र मोदी से। तो ये बड़ा मतलब आप रोचक डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। इधर 2002 है, फिर उधर भाभी को बंगला भी आवंटित किया जा रहा है। देखिए आगे क्या होता है। जी आगे क्या होता है, लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार में जो संकेत 2002 के सहारे नीतीश कुमार ने दिया है, सतीश के सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने उसको ट्वीट भी किया है, संकेत में ज्यादा कुछ नहीं लिखा, 2002 समझे कि नहीं, तब जाके उसके बाद से चर्चा शुरू हुई है। और एक सवाल इसके साथ जुड़ रहा है कि आप जो कह रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। आगे की बुनियाद राज्यसभा चुनाव में पड़नी है। कहा जा रहा है कि बिहार में पॉलिटिक्स इन कोऑपरेशन है या कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स है। बिहार की राजनीति में सहयोग है या सहयोग में राजनीति है, इसका सबसे पहला परिचय कम से कम नई विधानसभा के गठन के बाद वो जो दिखना है वो राज्यसभा चुनाव में है।
क्योंकि राज्यसभा चुनाव का गणित ऐसा है जहां जेडीयू और बीजेपी के पास 2 सीटों पर तो एकदम साफ जीत है। 5वीं सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी, 5वीं सीट भाजपा खुद रखेगी, 5वीं सीट जेडीयू खुद किसी अल्पसंख्यक नेता के लिए रखेगी, या 5वीं सीट को विपक्ष की ताकत को देखते हुए नीतीश कुमार विपक्ष को ही सौंप देंगे और जैसा उनकी शैली रही है निर्विरोध निर्वाचन कराएंगे। ये सवाल है। और इसके साथ साथ ये भी सवाल है कि किसका टिकट कटेगा, किसका बचेगा। क्या पवन सिंह रिपीट होंगे, पवन सिंह आएंगे, क्या उपेंद्र कुशवाहा रिपीट होंगे, या बंगाल का चुनाव फिर ग्रहण बन गया पवन सिंह के लिए। इन सब चर्चा से आगे जो बड़ी चर्चा है ऋषि जी कि 5वीं सीट पर पॉलिटिक्स इन कॉपरेशन एंड कॉपरेशन इन पॉलिटिक्स, इन दोनों में कौन सी चीज दिखाई आपको दे रही है? तो देखिए, आपके सवाल पे आने से पहले मैं एक लाइन और जोड़ दूं। निशांत को यदि राजनीति में लॉन्च करना है, लॉन्च क्या है मतलब सीएम, एज ए सीएम नीतीश कुमार स्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो एनडीए से बेहतर उनके लिए महागठबंधन होगा। और बीजेपी अब किसी भी सूरत में निशांत को एक्सेप्ट नहीं करेगी एज ए मुख्यमंत्री। और बीजेपी चाहेगी कि उनका विधायक या उनका कोई कार्यकर्ता या उनका नेता बिहार का मुख्यमंत्री हो। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या डिसीजन लेते हैं, और इन दिनों निशांत एक्टिव हैं, ये भी आपने देखा। चलिए आपके मूल सवाल पे आते हैं। देखिए, 5 सीटों पे चुनाव होना है, 4 सीटें एनडीए के लिए बिल्कुल मतलब सुरक्षित है। एनडीए आसानी से चुनाव जीत जाएगी। जो संख्या बल है, बीजेपी के पास 89 विधायक हैं, 85 जेडीयू के पास है, 19 लोजपा के है, उपेंद्र कुशवाहा के 5 हैं, 4 जीतनराम मांझी के हैं। तो ऐसी स्थिति में 4 सीटें जीतना बीजेपी और जेडीयू के लिए बहुत ही आसान होगा। 2 जेडीयू के खाते में जाएगी और 2 बीजेपी के। सबसे इंटरेस्टिंग आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया है। सबसे इंटरेस्टिंग 5वीं सीट को लेकर है। क्या उपेंद्र कुशवाहा रिपीट होंगे? नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की है, तो उपेंद्र कुशवाहा को उन 3 सीटों का व्यवस्था करना होगा। उपेंद्र कुशवाहा कैसे करते हैं, ये देखने वाली बात है। और सबसे अधिक जो नजर जिन विधायकों पे है, उन 7 विधायकों पे है। आप पूछेंगे 7 विधायक कौन, तो एआईएमआईएम के 5, एक बसपा के और एक जो है सहरसा वाले गुप्ता जी, आईपी गुप्ता, वो किधर जाते हैं। और एनडीए को सिर्फ यदि 5वीं सीट जीतना है तो 3 विधायकों की जरूरत है। और एनडीए में जिस प्रकार से मैनेजमेंट है, मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल पैदा होगी। लेकिन सवाल ये उठता है 2+1 जेडीयू अपने पास रखती है या 2+1 बीजेपी अपने पास रखती है। चर्चा यह है कि 2 सीटें बीजेपी अपने किसी नेता को भेजना चाहती है और एक उपेंद्र कुशवाहा को अपने ही खाते से भेजना चाहती है। क्या इस डेवलपमेंट के लिए नीतीश कुमार राजी हैं, या संभावना है कि 2 जेडीयू के नेता तो जाएंगे ही, प्लस उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के सपोर्ट से जाए? क्या इसके लिए नीतीश कुमार राजी है? तो तमाम चीजें हैं। 5वीं सीटों के लिए सबसे रसाकसी है। उधर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के पास भी संख्या बल है, लेकिन क्या एकजुटता है, उस पर सवाल है। क्योंकि कांग्रेस के जो 6 विधायक है, उसमें 3 को लेकर संशय है। बसपा को कैसे मैनेज कीजिएगा? आईपी गुप्ता ठीक ठाक बार्गेनिंग करेंगे। कोई भी विधायक यदि सपोर्ट करते हैं, खासकर निर्दलीय, तो ठीक राष्ट्रसभा चुनाव में ठीक ठाक बार्गेनिंग करेंगे। एआईएमआईएम का भी शर्त आपने सुना होगा कि यदि गठबंधन की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से कोई मुस्लिम चेहरा आता है तभी हम सपोर्ट करेंगे। ऐसी स्थिति आपने देखा कि भाई वीरेंद्र ने हिना साहब का नाम आगे बढ़ाया है। 1 मिनट यहाँ रोकना चाहेंगे ऋषि जी आपको। हिना साहब के नाम पर जहां तक मैंने सुना है, चर्चा यह है कि नीतीश कुमार भी सॉफ्ट हो सकते हैं। नीतीश कुमार भी निर्विरोध निर्वाचन जो राज्यसभा चुनाव में कराते रहे कि नॉमिनेशन हुआ, नॉमिनेशन जिस दिन खत्म हुआ, नामांकन पत्रों की जांच हुई, 5 सीट 5 कैंडिडेट, चलिए चुनाव उसी दिन हो गया। अगर हिना साहब का नाम आता है तो वो सीट, यदि 5वीं सीट हिना साहब या किसी अन्य नाम पर विपक्ष के खाते में जाती है, तो क्या ये 2002 का जो जिक्र है, क्या ये बंगला डिप्लोमेसी है, ये आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको? देखिए, आपने बहुत बहुत बेहतरीन सवाल किया है। 2 संकेत हैं। यदि हिना साहब जाती हैं राज्यसभा और जेडीयू का जो 85 में से 3 सीटें जो बचेगी, यानी 41 दूना 42, 41 दूना 82 सीटें चाहिए,
दो राज्यसभा कैंडिडेट भेजने के लिए। बचा हुआ 3 विधायक जो हैं, यदि इनडायरेक्ट रूप से हिना साहब को वोट कर देते हैं तो पार्टी व्हिप नहीं लगता है राज्यसभा हाँ, चुनाव में, पार्टी व्हिप नहीं लगता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग खेल होगा, एक संकेत तो। दूसरा, हरिवंश को लेकर चर्चा है कि हरिवंश यदि कंटिन्यू होते हैं तो फिर ये एक गुना भाग होगा कि भाई नीतीश कुमार और मोदी के रिलेशन बेहतर रिलेशन है। क्यों? क्योंकि 2000 आपने जब जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी तो नीतीश कुमार ने हरिवंश जी को कहा था कि आप बैक हो जाइए, आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। हरिवंश ने इस्तीफा नहीं दिया था। और चर्चा इस बार भी है कि अमित शाह ने संजय झा के माध्यम से एक मैसेज कन्वे किया है कि हरिवंश को कंटिन्यू किया जाए। लेकिन नीतीश कुमार के मन मिजाज को आप जानते हैं, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं जो उनके आदेश को या उनके मतलब इच्छा के विपरीत कोई कार्य करे। आपने देखा भी है, इतिहास भी जेडीयू का देखा है, चाहे वो शरद यादव हो, आरसीपी सिंह हो, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे कोई भी हो, नीतीश कुमार के विरुद्ध यदि आप जाएंगे तो पार्टी में रहना मुश्किल है आपके लिए जी। तो ऐसी स्थिति में यदि हरिवंश कंटिन्यू करते हैं तो इट मीन बीजेपी और जेडीयू का जो केमिस्ट्री है वो बेहतर केमिस्ट्री है। और यदि इधर महागठबंधन से कोई मुस्लिम चेहरा नहीं, हिना साहब जैसे उम्मीदवार जीत जाती हैं, वो भी जेडीयू के 3 विधायकों के सपोर्ट से, अब बाकी पर्दे के पीछे बहुत से खेल होते हैं। सीएम यदि नीतीश कुमार चाहे तो आईपी गुप्ता से ही बात कर सकते हैं, ठीक है हिना साहब को सपोर्ट कर दो, बहुत से होते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है कि मैं तो राजस्थान में 15 साल रहा हूं, मैं बार-बार उपेंद्र कुशवाहा को सीट नहीं मिली अगर, तो उपेंद्र कुशवाहा के भी 4 में 2 विधायक तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही हैं, वो जाकर के उधर वोट कर सकते हैं। बहुत सारी परिस्थितियां हैं। एक नाम चल रहा है कि अगर हरिवंश नहीं तो कौन, ये बड़ा सवाल। देखिए हरिवंश नहीं तो कौन, मैंने शुरू में ही कहा आपको कि रामनाथ ठाकुर कंटिन्यू करेंगे। यदि डिप्टी सीएम वाला जो एक चर्चा है यदि वो उसमें दम है तो फिर तो रामनाथ ठाकुर भी बैक हो सकते हैं, लेकिन मुझे वो संभावना कम लग रहा है। और जहां तक हरिवंश यदि बैक होते हैं तो 3 नाम जो हैं जो चर्चा में बहुत जोरों पे, एक मनीष वर्मा जिन्होंने नीतीश कुमार के लिए रियली में से बहुत त्याग किया है, 15 साल पहले रिटायरमेंट और नीतीश कुमार के शासनकाल में उन्होंने आज तक कोई पद नहीं लिया। दूसरा कपिल पाटिल का नाम है जो नीतीश कुमार के बहुत भरोसेमंद है, नीतीश कुमार उन पर काफी विश्वास करते हैं और राज्य से बाहर नीतीश कुमार लोगों को राज्यसभा भेजते आए हैं, चाहे हेगड़े साहब हो, त्यागी जी हो, अन्य बहुत से ऐसे नाम हैं। और तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है आरसीपी सिंह यानी रामचंद्र बाबू। रामचंद्र बाबू गाहे बगाए इन दिनों कई कार्यक्रम में नीतीश कुमार से पहले वहां मौजूद होते हैं जहां नीतीश कुमार की आने की संभावना होती है जी। और आपने देखा भी होगा कि कई ऐसे उन्होंने बयान दिया है जो नीतीश कुमार को खुश करने वाले बयान दिया है। तो क्या आरसीपी सिंह की वापसी जेडीयू में होती है नहीं, ये देखने वाली बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार निशांत के राजनीतिक कैरियर को संवारने की जिम्मेवारी क्या आरसीपी सिंह को के कंधों पे देना चाहते हैं या मनीष वर्मा, ये भी डिपेंड करेगा कि राज्यसभा कौन जाएगा। राज्यसभा वाली बात, राज्यसभा की 5वीं सीट पर जो चर्चा चल रही है कि क्या एनडीए ही रखेगी या विपक्ष ही रखेगा, इन सवालों के बीच में देखिए इस विधानसभा चुनाव में ऋषि जी सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के पास क्या पूरे 5 साल मुख्यमंत्री का पद रहेगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो इच्छा है वो किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री इसी विधानसभा में चाहती है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। ये बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता है, कोई नेता भी बता देगा कि हाँ जितने दिन तक 2 महीने 4 महीने 6 महीने, वो उनकी तरफ से तो यही टाइमलाइन है अघोषित तौर पर। अगर आप निजी बातचीत करें भाजपा के नेताओं से तो उनको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री पद तो अब उनकी झोली में आ चुका है। सवाल यह है कि क्या यह जानकारी नीतीश कुमार को हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद चाहती है। इसी वजह से एक तरफ बंगला कंटिन्यू कर रहे हैं, दूसरी तरफ 2002 का जिक्र कर रहे हैं, तीसरी तरफ कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक चेहरा पर जैसे एमआईएम अड़ी हुई है कि विपक्ष का अल्पसंख्यक चेहरा होना चाहिए, तो उस पर जेडीयू अपने अतिरिक्त वोट दिलाकर 5वीं सीट विपक्ष को दिला सकती है, ये चर्चा है। इन चर्चाओं के पीछे क्या आपको लगता है कि बुनियाद राज्यसभा चुनाव में पड़ जाएगी विपक्ष पे नीतीश कुमार के अगले राजनीतिक खेल की?
देखिए, होली के बाद बहुत डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे और राज्यसभा चुनाव के जो नतीजे होंगे, राज्यसभा चुनाव में दोनों पार्टियां, खासकर बीजेपी जेडीयू किस प्रकार से रिस्पॉन्स करती है, वो भी एक बड़े संकेत होंगे। तो आपने बिल्कुल सही कहा, नीति नवीन का जिस प्रकार से मतलब कद बढ़ा है राष्ट्रीय राजनीति में, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। संभावना नीति नवीन को लेकर भी है कि उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। पवन सिंह का चर्चा तो है ही। तो ऐसी स्थिति में, और आपने देखा भी होगा, आपने स्टोरी भी चलाया था, उस स्टोरी में मैं भी था, कि कैसे अमित शाह गुपचुप तरीके से बैठक करते हैं दिल्ली में। इसमें जेडीयू के 2 बड़े नेता शामिल होते हैं, एक ब्यूरोक्रेट्स जो भी नीतीश कुमार के बहुत भरोसेमंद बने हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी उस बैठक में थे। और ये स्टोरी पहले इंडियन एक्सप्रेस में भी चला था। तो ये तो बीजेपी चाहती ही है कि अब बहुत दिन हो गया नीतीश कुमार का पालकी ढोते ढोते। अब पालकी की सवारी खुद भी किया जाए, कब तक पालकी ढोते रहेंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस प्रकार की स्थिति यदि बनती है तो नीतीश कुमार नहीं, आपने फायदे, पालकी ढोने की बात की, तो सवाल तो यह है कि बीजेपी की पालकी ढोने को कोई तैयार नहीं है। नीतीश कुमार के सामने स्थिति है कि बीजेपी पालकी छोड़े, देखिए उसके पहले ही पालकी ढोने वाला दूसरा तैयार बैठा है। देखिए, यदि इस प्रकार का डेवलपमेंट होगा तो बड़ा ऑपरेशन होगा जेडीयू में। बीजेपी आप क्या कहें, हम एग्जाम्पल नहीं देना चाहता हूं, गलत हो जाएगा। बीजेपी उस मतलब ये कोई होता है ना, जो शिकार करने वाला होता है, और शिकार करने से पहले उसकी जो अवस्था होती है, ऐसा लगता है कि वो मृत प्राय है। लेकिन वो मृत प्राय नहीं है, वो शिकार करने का मतलब पूरा टारगेट कर रही है कि कब उसको छलांग लगा देना है जी। तो यदि इस प्रकार का ऑपरेशन होगा तो जेडीयू में बड़ा टूट फूट होगा, और जेडीयू में बड़ा टूट फूट करने का प्रयास बीजेपी मतलब पूरा प्लान बना के, मतलब ऐसा नहीं करे कि चोट करे और मतलब वो मतलब सफलता भी ना मिले जी। तो ऐसी परिस्थिति में है कि किसी एक नेता को खड़ा किया जाए और माइनस नीतीश कुमार जेडीयू को खड़ा किया जाए, तमाम विधायक इधर चले आए, लेकिन ये संभावना बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पे ही वोट मिलता है जेडीयू में। चाहे नीतीश कुमार स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, तमाम तरह के आप स्टोरी गढ़ लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पे ही पिछड़ा अति पिछड़ा कोरी कुर्मी जो है गोलबंद होते हैं, और उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। लेकिन बीजेपी कब तक धैर्य बना के रखेगी? और बीजेपी तो अपने पार्टी के किसी नेता को इस प्रकार का को डेवलप किया नहीं, चाहे वो अति पिछड़ा हो, ईबीसी हो, कोई भी जो नीतीश कुमार के कद के बराबर हो। ऋषि जी, मुझे बिहार बीजेपी के ही एक नेता बता रहे थे कि जब से नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, पहले तो माना जाता था कि अमित शाह के करीबी है नित्यानंद राय, तो बहुत सारे लोग समझते थे कि चलो भाई नित्यानंद राय चूंकि यादव समुदाय से आते हैं, गैर यादव वोटों की गोलबंदी भाजपा के लिए फायदे का सौदा होती है, तो बहुत सारे लोग चाहते थे कि अगर नीतीश जी हटे तो उनकी लॉटरी लग जाएगी मुख्यमंत्री के तौर पर। अब जब से नितिन नवीन भी आ गए हैं, तब लग रहा है कि नहीं, अगर अमित शाह के करीबी नित्यानंद राय है तो नरेंद्र मोदी के करीबी नितिन नवीन है, मोहन भागवत के करीबी नितिन नवीन है। अब कहा जा रहा है कि जैसे राजद की मानसिकता है कि जब तक तेजस्वी मुख्यमंत्री ना बने, जब तक राजद का मुख्यमंत्री ना बने, तब तक नीतीश कुमार ही बने रहे। उस स्थिति में बिहार भाजपा के ज्यादातर मुख्यमंत्री पद के दावेदार है कि नहीं भाई, अपनी पार्टी का बनेगा, कोई दूसरा बन जाएगा तो आडवाणी वाली हालत हो जाएगी बिहार में, उससे तो बढ़िया है कि नीतीश कुमार ही बने रहे। ये स्थिति कहा जा रहा है कि बिहार में बनी हुई है। एक चीज बताऊं अभिषेक जी, एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको। राजद के लिए, राजद ये घोषणा कर दे कि यदि राजद की सरकार आती है तो गैर यादव मुख्यमंत्री होगा। गैर यादव, तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं होगा, कोई गैर यादव मुख्यमंत्री होगा। फिर देखिए क्या होता है। ऋषि जी, इन सब के बीच कहा जा रहा था कि ये राज्यसभा चुनाव बिहार की राजनीति कौन सी करवट लेगी, इसका लिटमस टेस्ट होगा। लेकिन उसके पहले ही बंगला विवाद का सोल्व हो जाना, उसके पहले ही 2002 का जिक्र मुख्यमंत्री के द्वारा कर दिया जाना, 2002 शब्द उनकी जुबान पर आ जाना, चाहे जैसे भी आए, ये संयोग है या प्रयोग है, या संयोग और प्रयोग दोनों से ऊपर की चीज है? संक्षेप में बताइए।
देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, नीतीश कुमार के मन में यह है कि बेटे को कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, और आप भी जानते हैं इसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है। नीतीश कुमार ऑप्शन 2 पे काम कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि भैया यदि हमारे फॉर्मूले पे आप तैयार नहीं होंगे तो मेरे पास मेरी भाभी और मेरा भाई इंतजार कर रहा है, इसलिए भाभी जी का बंगला कंटिन्यू कर दिया गया है कि नहीं। और दूसरी तरफ संकेत विधानसभा में भी उन्होंने दे दिया है। अब पत्रकारों को, हम लोगों को मतलब ये कयास लगाने के लिए नीतीश कुमार ने छोड़ दिया है कि 2002 के क्या मायने हैं और बंगला कंटिन्यू करने के क्या मायने हैं। और मायने हैं इसके गंभीर आयाम हैं अभिषेक जी, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि आप होली के बाद आप देखिएगा बड़े डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। निशांत को नीतीश कुमार इसी 5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, और बीजेपी माने या न माने, नहीं मानेंगे तो फिर दूसरे रास्ते होंगे। जी, चलिए, रास्ता कौन सा होगा ये नीतीश कुमार तय करेंगे, लेकिन बिहार की राजनीति में अक्सर रास्ता ढूंढ लिया जाता है। और याद रखिए, बिहार की राजनीति में रास्ता गुवाहाटी मॉडल से नहीं ढूंढा जाता। बिहार की राजनीति में रास्ता अक्सर पटना में ही ढूंढ लिया जाता है, और पटना का रास्ता पहले राजभवन अब लोक भवन के रास्ते तय नहीं होना है। पटना का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक अणे मार्ग और 10 सर्कुलर रोड से ही तय होना है कि क्या 10 सर्कुलर रोड विपक्षी बेंचों पर बैठा रहेगा, क्या एक अणे मार्ग अपने स्टेपनी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करेगी, या एक अणे मार्ग को 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास और वहां से राजनीतिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। इन सब सवालों का जवाब राज्यसभा चुनाव खत्म होने के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। अधिसूचना राज्यसभा चुनाव की जारी हो चुकी है, नामांकन प्रक्रिया शुरू होना है, और 5वीं सीट के साथ बिहार की राजनीति में जो खेल दिखना है, क्या उसका ट्रेलर 2002 और बंगला विवाद के सोल्व होने के साथ दिखना शुरू हो गया है, आने वाले कुछ समय में पता चलेगा। ऋषि जी, आपने इस अपने बेहद व्यस्त कार्यक्रम में से इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।